हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल रेजोनेंस इंदौर पे बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही होगी। बोर्ड्स हमारे नजदीक आते जा रहे हैं, तो अपनी पढ़ाई को बढ़ाते जाओ। ठीक है, टाइम के साथ में अपने को कमजोर नहीं होना है और हमारे को बढ़ाते रहना है पढ़ाई को। ठीक है, और हमारे केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर चल रहा है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जिसमें हमने आपकी 3-4 वीडियोस आपने देख ली होगी। ठीक है, अब हम मेटलर्जी पे थे, जिसमें हमने मेटलर्जी में 2 या 3 जो आपने आगे के जो पार्ट्स होते हैं, मेटलर्जी एक बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें जो 3 से 4 पार्ट्स होते हैं, उसमें से हमने 2-3 पार्ट्स जो ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। आज हमको फाइनली लास्ट पार्ट कवर करना है और फाइनल वीडियो होगा हमारा ये इस चैप्टर का। इस चैप्टर को हम यहीं पे खत्म कर देंगे। ठीक है, क्योंकि बताया था हमारे पास में अभी टाइम कम है। वैसे हमने सारे टॉपिक्स जो है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमने पूरा एनसीईआरटी को ही कवर कर लिया है। ठीक है ना, बट थोड़ा सा हम फास्ट चल रहे हैं ताकि हम हमारे फैब तक जो है सारे कंटेंट अपलोड कर पाए, और हम चाहेंगे कि कुछ सैंपल पेपर भी हम अपलोड करेंगे ताकि आप उनको भी आराम से सॉल्यूशन भी देखेंगे और आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो आज की कहानी जो है अपन शुरू करते हैं। चलिए देखो, टॉपिक क्या है आज का, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स एंड अलॉयज। ठीक है, अभी इसको मैं आगे बढ़ाता हूं, फिर समझ में आएगा। देखो, मेटलर्जी चल रही थी हमारी। मेटलर्जी वापस से बता देता हूं, मेटलर्जी क्या था कि सर एक ओर में से मेटल को निकालने के लिए जितने भी हम प्रोसेस करने वाले हैं उसको कलेक्टिवली हम मेटलर्जी बोलते थे, कलेक्टिवली मेटलर्जी बोलते थे। ठीक है, अब लास्ट की वीडियोस में जो पुरानी वीडियोस थी उसमें हमने देखा था कि क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर क्या होता है। क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर क्या होता है वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, हाँ या ना? यस। कंसंट्रेशन ऑफ ओर और एनरिचमेंट ऑफ ओर ये भी हम देख चुके हैं। ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर ये भी हम देख चुके हैं। मतलब कि आसान शब्दों में बता रहा हूं 1 मिनट में कि सबसे पहले हमने ओर को सेलेक्ट किया, उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद में हमको डाउट हुआ, हम बड़े डाउटफुल आदमी, हमको और किसी पे शक होता है, तो हमने हमारी ओर पे भी शक किया कि हमको जो ये ओर है जो डाउटफुल लग रही है कि मतलब हो सकता है कि सर ये ओर जो है हमारी कैसी हो, ये ओर जो है हमारी सर साफ ना हो, इंप्योरिटीज में अटैच है। तो हमने क्या किया, 2-3 प्रोसेस थे हमारे पास में, ओर के बिहाफ पे हमने उसको प्योर भी कर लिया। थर्ड हमने ओर को प्योर करने के बाद में हमने क्या किया, हमने हमारे ओर में से मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए कोशिश किया। इसमें हमने 2 प्रोसेस थे कि पहले सर ओर को उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दो, और उसके बाद में ऑक्साइड से रिएक्टिविटी के बिहाफ पे आप जो है अपना मेटल निकाल लो, कैल्सिनेशन, रोस्टिंग और वो सब। जिसने नहीं देखा हो प्रीवियस वीडियो पे जाओ और जाके आराम से देख लो, मिल जाएगा। ठीक है, अब आखिरी आज आ चुका है हमारा आखिरी दौर, जिसका नाम है रिफाइनिंग ऑफ ओर। ठीक है, इसको करने के बाद हमारा मेटल हमको मेटल तो मिल चुका है, मेटल तो मिल चुका था ना, मेटल तो मिल गया, लेकिन क्या है हमारे हाथ में मेटल है, गोल्ड। ठीक है, लेकिन हमको डाउट है, हमको थोड़ा सा अभी, जैसे मैं एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट सोच रहा हूं कि अब इसको मैं बाहर मार्केट में सेल करने से पहले मैं चाहता हूं कि इसको और प्योर कर लूं, शुद्ध कर लूं। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को नाम है रिफाइनिंग ऑफ ओर। तो चलो इसको अपन शुरू करते हैं। रिफाइनिंग ऑफ ओर, सबसे पहले तो रिफाइनिंग ऑफ ओर का मतलब क्या होता है? रिफाइनिंग ऑफ ओर का मतलब यह है कि किसी भी मेटल को साफ सुथरा करना। ठीक है, मतलब द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग द मेटल। आपका जो मेटल मिला वो अभी प्योर नहीं है, मतलब प्योर तो है बट इतना प्योर नहीं है। ठीक है, मान लीजिए आप 95 से 97% के आसपास तो हो चुका है, लेकिन हम चाहते हैं कि थोड़ा सा और अपग्रेड हो जाए और थोड़ा सा और प्योर हो जाए। तो हम क्या करेंगे, उसके अंदर कुछ ऐसे प्रोसेस करेंगे जिससे कि वो और प्योर हो जाए। तो ऐसे प्रोसेस जिसमें हम मेटल को प्योरीफाई कर रहे हैं उसको हम बोलेंगे रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। ठीक है, मेटल को जो रिफाइन करना है, मतलब मेटल को जब प्योर करना है, तो वो भी डिपेंड करता है वापस से अब 3 चीज पे। किस पे? कि सर मेटल जो है वो कैसा है और इंप्योरिटीज जो है अटैच वो कैसी है। इसी बिहाफ पे हमारे पास में 3 मेथड है और उन 3 ही मेथड के बिहाफ पे हम हमारे मेटल को प्योर कर लेंगे। एनसीईआरटी में तो इतना है भी नहीं, फिर भी हम आपको बता रहे हैं ओवरव्यू। कभी कभी क्या होता है, एनसीईआरटी में कुछ चीजें होती भी नहीं है, फिर भी पता नहीं क्यों पूछ लेता है वो। ठीक है, तो अपन ये जो बता रहे हैं हो सकता है कि ये आपसे 1 नंबर मतलब एमसीक्यू में आ जाए। ठीक है, तो इसको फटाफट से देख लेते हैं और समझ लेते हैं। आ जाओ, सबसे पहले लिक्वेशन। रिफाइनिंग ऑफ मेटल में बता दिया, रिफाइनिंग ऑफ मेटल मतलब प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग द मेटल इज कॉल्ड रिफाइनिंग ऑफ मेटल। तो सबसे पहले जो हमारे पास में आ रहा है मेथड, उसका नाम है लिक्वेशन। क्या नाम है? लिक्वेशन। अब देखो लिक्वेशन होता क्या है।
पढ़ लेते एक बार। दिस मेथड ऑफ रिफाइनिंग ऑफ मेटल इज बेस्ड अपॉन द डिफरेंस इन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल एंड इम्प्योरिटीज। ये पकड़ना बच्चों, ये शब्द पकड़ के रखना, ये बहुत जरूरी है। इसको पकड़ लिया तो बस सारे काम बन गए। ये वाला ठीक है, और यहां से शुरू करते हैं। ये वाला बहुत बढ़िया, एक नंबर कार्यक्रम हो चुका भैया, समझ में आ गया अपने को। बस क्या बोला कि लिक्वेशन हम सर जब कर देंगे जब हम देखेंगे कि हमारा मेटल और उसके साथ में जो इंप्योरिटीज अटैच है उसमें मेल्टिंग पॉइंट का डिफरेंस है। किसका डिफरेंट है? मेल्टिंग पॉइंट। अब कुछ बोलेंगे सर मेल्टिंग पॉइंट क्या है? भैया ऐसी बातें तो करो मत, रिवीजन चल रहा है ना। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब ऐसा टेम्परेचर जहां पे हमारा कोई भी सब्सटेंस मेल्ट होता है। क्लास 8, 9, 7 फालतू बातें हैं, पुराने बच्चों की बातें हैं, ठीक है। तो हमने क्या बोला, हमने मेटल उठाया, उसकी इंप्योरिटी में, मेटल और इंप्योरिटी में अगर दोनों में मेल्टिंग पॉइंट का डिफरेंस है तो हम लिक्वेशन कर देंगे, ठीक है। दूसरी बात, दिस मेथड इज यूज्ड फॉर दोज मेटल्स हु हैव लो मेल्टिंग पॉइंट लाइक टिन, लेड, बिस्मथ एक्सेट्रा। हमारी मदद करने के लिए इतना भी बोल दिया गया कि हम ऐसे ऐसे मेटल का लिक्वेशन करते हैं। कैसे कैसे? टिन का, लेड का, बिस्मथ का, इन सब का, ठीक है। इन सब का हम क्या करते हैं? लिक्वेशन करते हैं। इसका मतलब इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है कम है। किसके कंपेयर में? इनके साथ में जो इंप्योरिटीज अटैच है उसके कंपेयर में, इसलिए हम इसका क्या कर रहे हैं? लिक्वेशन करना है। तो याद रख लेना, टिन, लेड, बिस्मथ एक्सेट्रा ऑब्जेक्टिव टाइप में हो सकता है कि इसमें से पूछ ले कि किसका लिक्वेशन करें, तो जो ऑप्शन हो आगे टिक करो और बढ़ते चलो, ठीक है। और पढ़ते हैं क्या लिखा है। इन दिस मेथड the impure metal is placed on the sloping hearth and heated. The metal melts and flow down, leaving the impurities on hearth. पता नहीं फलाना फलाना, पता नहीं क्या भाषा में लिखा है, आसान शब्दों में पकड़ते हैं। देखो आसान शब्दों में पकड़ते हैं, और वो ये है कि ये जो तुम्हें दिख रहे हैं ना ऐसे सिड्डी, रिसक पट्टी, बचपन में अपन बहुत झूले हैं, ठीक है। ऐसे स्लोप होती है, गार्डन में जाते हैं, इसमें बच्चे झूलते हैं और नीचे गिरते हैं, ठीक है। तो हमने क्या करा, यहां से मान लो ये एक सिस्टम है, यहां से हम हमारे इम्प्योर मेटल, जिसको हम बोल सकते हैं क्रूड मेटल, क्यों? क्योंकि अभी हमको थोड़ा सा इसको प्योर करना है, तो हमने इसको क्रूड मेटल बोल दिया, ठीक है। मेटल तो मिल चुका है, अब मैं इसको अगर यहां से डालता हूं और इसमें क्या अटैच है? इंप्योरिटीज भी अटैच्ड है, ठीक है। तो जब मैं डालूंगा तो मुझे पता है क्या होगा। मान लो अगर ये यहाँ पे कहीं है तो ना, और उसके साथ में रेड से मैं इंप्योरिटी शो कर रहा हूं, इंप्योरिटीज भी दिख रही होगी छोटी छोटी सी, वो भी है, तो होगा क्या? क्योंकि मेटल का मेल्टिंग पॉइंट जो है कम है, तो वो मेल्ट होके क्या हो जाएगा? नीचे गिर जाएगा, और इंप्योरिटीज जो कि रेड थी वो यहीं की यहीं पे रह जाएगी। तो मुझे मेरा मेटल जो है इस कंटेनर में मिल जाएगा। यहां पे क्या हो गया? मेटल मिल गया। तो कितना आसान था भैया, कुछ नहीं किया, क्रूड मेटल को ऊपर से डाला, हीट किया, क्योंकि हमारे मेटल का मेल्टिंग पॉइंट कम है, मतलब कम टेम्परेचर पे ही पिघलने लग जाएगा, कम टेम्परेचर पे ही पिघलने लग जाएगा। तो हमारा जो मेटल है वो पिघल गया, दूसरे कंटेनर में हमने उसको कैद कर लिया, इंप्योरिटीज वहीं की वहीं रह गई। और हम यही तो चाहते थे कि मेटल को इंप्योरिटी से दूर कर दो, हो गई बल्ले बल्ले, हाँ के ना। तो बहुत आसान। लिक्वेशन कब करेंगे? प्रिंसिपल याद रखना, मेल्टिंग पॉइंट का डिफरेंस होना चाहिए, किसमें? इंप्योरिटीज और मेटल में। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दूसरा मेथड क्या है? डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन, अब ये अपन ने ना क्लास 9 में पढ़ा था, याद करो। उसमें हम क्या करते थे कि हम हमारे पहले एक लिक्विड को क्या करते थे? हीट करते थे और उसको उसकी वेपर फॉर्म में ले जाते थे। किस में ले जाते थे? वेपर फॉर्म में। और उस वेपर फॉर्म को वापस से कूल करते थे और लिक्विड में ले आते थे। पहले लिक्विड को हीट करेंगे तो उसकी वेपर फॉर्म आ जाएगी, फिर उसके बाद उस वेपर फॉर्म को कूल करेंगे तो वापस से उसकी लिक्विड फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। ये एक बेसिक प्रिंसिपल को यूज कर कर हम डिस्टिलेशन कर रहे हैं, मतलब डिस्टिलेशन का मतलब यही होता है, ठीक है। जैसे मान लो आपके पास में एक कंटेनर है, उसमें दो चीजों का मिक्सचर है, तो आप क्या करते हो? बॉईल करते हो। बॉईल करोगे तो आप देखोगे जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो पहले बॉईल हो जाएगा, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है वो वही रहेगा। तो ये लो, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा कम था वो वेपर फॉर्म बना लेगा, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है वो भी कंटेनर में। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम था वो तो दूसरी जगह चला गया क्योंकि वेपर फॉर्म में, और ये यहीं रह गया। तो इसी टेक्निक से हम सेपरेट कर रहे हैं हमारे मेटल को उसकी इंप्योरिटी से। कैसे? आ जाओ।
दिस मेथड ऑफ रिफाइनिंग of metal is based upon the difference in the boiling point of metal and impurity। बच्चों वापस से ध्यान देना, एक और बात आ गई यहाँ पे, पकड़ो पकड़ो इसको पकड़ो, क्या लाल लाल कर देते हैं, लाल 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 साड़ियां ये लो, गुलाब लाल, पता नहीं कौन सा गाना चल रहा है ना आजकल वो, चलो हटा जाए। क्या लिखा है कि ये वाला अपने को याद रखना है, डिफरेंस इन दी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मेटल एंड इंप्योरिटी। मतलब कि अगर मेटल और उसके साथ में जो इंप्योरिटीज अटैच्ड है उसमें अगर बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है तो हम डिस्टिलेशन करने वाले हैं। मेल्टिंग पॉइंट का डिफरेंस तो लिक्वेशन, बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस तो डिस्टिलेशन। आगे और पढ़ते हैं, दिस मेथड इज यूज्ड फॉर दोज मेटल्स जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, जैसे कि जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी। ठीक है, तो वापस से याद रख लो, जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी के लिए हम डिस्टिलेशन करते हैं क्योंकि इनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, क्या लिखा है, इन दिस मेथड द इम्प्योर मेटल इज प्लेस्ड इन द डिस्टिलेशन फ्लास्क। ये है आपका डिस्टिलेशन फ्लास्क, इसमें आपका इम्प्योर मेटल डाला है, मतलब कि मेटल अलोंग विद द इम्प्योरिटी एंड हीटेड स्लोली। उसके बाद में क्या किया जाएगा, हीट किया जाएगा। द मेटल बॉइल्स एंड फॉर्म्स वेपर विच इज कूल्ड अगेन एंड कलेक्टेड इन अनदर रिसीवर टू ऑब्टेन प्योर मेटल। यही बोला है, क्या करा है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बहुत सिंपल सा, ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम वगैरह दिया हुआ है, इस डायग्राम को इतना कॉम्प्लिकेट मत करो, बिल्कुल आसान से समझना। क्या कि मान लो यहां पे ये डिस्टिलेशन फ्लास्क, इसको फ्लास्क में मेटल है और इम्प्योरिटी, मेटल है और इंप्योरिटी, नीचे से आग लगाई अपन ने, आग लगाने के ही काम करते हैं अपन, तो अपन ने नीचे से हीट दी, हीट देने के बाद हम देख रहे हैं कि बॉइलिंग पॉइंट किसका कम था, मेटल का। तो मेटल क्या बनाएगा, वो उसकी वेपर फॉर्म में बना लेगा। ये लो, मान लो मेटल की वेपर मिल चुकी है। ठीक है, तो यहां पे अभी कौन रह जाएगा, नीचे इंप्योरिटी। अब वेपर फॉर्म जैसे ही बनाएगा हम क्या करेंगे, बेसिक सा कि यहां पे हमने एक कंडेंसर लगा दिया है जिसको लाइबिक कंडेंसर बोलते हैं, डिटेल में अपन ने 9th क्लास में पढ़ रखा है। अब इस कंडेंसर में हमारी वेपर, जो मेटल की जो वेपर फॉर्म थी वो आएगी, और क्योंकि हमने यहाँ पे ठंडा पानी का सिस्टम चला रखा है, कोल्ड वाटर इन, तो ठंडा पानी जो है वो वेपर की हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा और वेपर कन्वर्ट हो जाएगा उसकी लिक्विड स्टेट में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड स्टेट में। तो वेपर लिक्विड स्टेट में आएगी और हमको हमारा यहां पे मेटल जो है लिक्विड स्टेट में मिल जाएगा। आसान, यही किया ना, लिक्विड को हीट किया तो वेपर, वेपर को कूल किया तो लिक्विड। तो इस तरीके से हम जो है सेपरेट कर लेंगे। इस कंटेनर में मेटल मिल चुका है लिक्विड फॉर्म में और यहां इंप्योरिटी रह गया, उसके बाद में आप उसको सॉलिडिफाइड कर लो, क्या दिक्कत है। तो याद क्या रखना है कि कब करेंगे कब करेंगे, तब करेंगे जब बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होता है, किसमें, मेटल्स और इंप्योरिटीज में। और लिक्वेशन कब करेंगे, जब मेल्टिंग पॉइंट का डिफरेंस होता है, किसमें, मेटल और इंप्योरिटी में। आगे आ जाओ, ये रिफाइनिंग ऑफ मेटल, इसको बड़े ध्यान से समझना, ये इंपॉर्टेंट है, ये अपन से बोर्ड में पूछ ही लिया जाता है कभी कभी क्या ज्यादातर पूछा ही गया, 3 और 5 नंबर के में आता ही है। ठीक है, ये जरूर समझना। देखो, रिफाइनिंग ऑफ मेटल, अब देखो हमने लिक्वेशन करा, हमने डिस्टिलेशन करा, लेकिन मान लो हमारी इंप्योरिटीज जो अटैच्ड थी वो मेटल से, ना तो लिक्वेशन से जा रही ना डिस्टिलेशन से जा रही, वो कह रही नहीं हम तो नहीं जाएंगे, बड़ी जिद्दी है, बड़ी नाकारी है, वो बोलती है हम नहीं हटेंगे राजा। अब हमको पता है कि जब ऐसे जिद्दी लोग आते हैं ना तो हम करंट के झटके यूज करते हैं, जैसे कि हमने लास्ट में भी किया था, जब हमारे रिएक्टिविटी मेटल की बहुत ज्यादा हो गई थी, वहां से हमको हमारा मेटल नहीं मिल रहा था, तो हमने इलेक्ट्रिसिटी की मदद ली थी। ठीक है, तो यहां पर भी हम रिफाइन करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की मदद लेंगे, जिसको हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। पढ़ लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग ऑफ मेटल। रिफाइनिंग ऑफ मेटल का एक प्रोसेस है बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस या फिर बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है,
हम क्या करेंगे, हमारे जो सॉल्यूशन है उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, उसको उसके आयंस में तोड़ेंगे और फिर उसमें से हमारे मेटल को साफ करने की कोशिश करेंगे। नोट इन दिस टेक्निक प्योर मेटल इज यूज्ड एज अ कैथोड। याद रखना भैया, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। प्योर मेटल को हमने क्या लिया है, कैथोड, एंड इम्प्योर मेटल इज यूज्ड एज एनोड। ये इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। द सेम मेटल इज यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोलाइट। भाई लोगों, तीन चीजें अपने को याद रखना है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में। वो क्या है कि हमारी जो कैथोड है, कैथोड की जो रोड है वो प्योर रोड है, एनोड की जो रोड है वो इम्प्योर मेटल की है, और जो सॉल्यूशन है वो हमारा मेटल्स को प्योर करना है, उसी का हम इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे। आसान शब्दों में बताओ, आसान शब्दों में जैसे कि मान लो अगर मैं कॉपर की रिफाइनिंग कर रहा हूं, कॉपर मेटल मुझे मिल चुका है, मुझे उसकी रिफाइनिंग करना है, तो मैं मेरे जो कॉपर को प्योर करना है उसकी इम्प्योर रोड को मैं क्या करूंगा, एनोड पे लगा दूंगा, और एक कैथोड की प्योर कॉपर की रोड बाजार से खरीद के लाऊंगा, उसको कैथोड पे लगा दूंगा, ठीक है, और कॉपर का ही एक सोल्ड सॉल्यूशन बनाऊंगा और बीकर में डाल दूंगा, और बस आगे का प्रोसेस करूंगा। समझ में आ गया? इम्प्योर रोड एनोड, प्योर रोड कैथोड, और सोल्ड सॉल्यूशन ऑफ दैट मेटल जिसको हमको प्योर करना है, यही नोट में लिखा है, ठीक है। देखो ये मान लो ये तुम्हारा डायग्राम है, आगे चलते हैं, आगे लिख के समझाएंगे। ये देखो तुम्हारा डायग्राम है, एनोड इम्प्योर मेटल। अब जैसे मान लो मुझे कॉपर को साफ करना है, तो ये मेरा कॉपर जो रोड है वो है एनोड की, कौन सी, इम्प्योर कॉपर की, ठीक है। कैथोड प्योर मेटल, तो ये भी मेरी कॉपर की रोड है, कैसी, प्योर। अब बोले कि सर प्योर कहां से लाए, बोले बाजार से खरीद के लाए। और इम्प्योर कौन सी, इम्प्योर वही है जिसकी हम शुरू से प्रोसेस करते आ रहे हैं, क्रश किया, फिर एक्सट्रैक्शन किया, फिर एनरिचमेंट किया, फिर एक्सट्रैक्शन किया, फाइनली रिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो उसी को हमने क्या किया, कॉपर को रोड में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रिसिटी लगा दी, चालू हो गया मामला, ठीक है। और ये जो यहाँ पे एक सॉल्ट सॉल्यूशन है CuSO4 ऑलरेडी लिखा है, किसका है, कॉपर का है, क्योंकि कॉपर को ही हमको क्या करना है, प्योर करना है, ठीक है। अब देखो होगा क्या, अब जैसे ही मैं इलेक्ट्रिसिटी पास करूंगा, मेरा जो कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है वो उसके आयंस में डिसोशिएट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिसोशिएट हो जाएगा। कैसे होएगा, देखो Cu2 प्लस और SO4-2, ऐसे ही तो होता है, Cu+2 SO4-2, यही तो होगा, और क्या होगा, इससे ज्यादा तो क्या ही हो सकता है, नहीं, ठीक है। ये हो गया, ऐसे बहुत सारे Cu2+ होंगे और बहुत सारे सल्फेट के हमारे आयंस होंगे, इसमें टूट जाएंगे, ठीक है। अब देखो, अब हमको पता है, आराम से हम कर देंगे, एनोड पे क्या होगा, एनोड पे क्या मामला चल रहा होगा, ब्लैक पेन से लिखते हैं। एनोड पे देखो, मैंने बताया था एनोड पे क्या होता है अपना, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो देखो यहां पे हम देखेंगे कि हमारी जो एनोड की रोड है, जो ये पॉजिटिव 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 रोड है, ठीक है। अब ये बनी किसकी है, कॉपर की बनी है, किसकी बनी है, कॉपर की बनी है, हमको पता है। तो कॉपर की बनी है, तो यहां पे क्या होगा, कॉपर का होगा ऑक्सीडेशन। कैसे होगा, जैसे मान लो Cu, कॉपर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा अपने Cu+2 में और 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे Cu होंगे यहाँ पे, तो Cu कन्वर्ट होगा Cu+2 में और 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये एनोड की रोड है, यहाँ पे Cu+2 Cu+2 Cu+2, ऐसे बहुत सारे Cu+2 आपके हो जाएंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है, ये तो आ गया, ठीक है। अब Cu+2 यहां पे है और Cu+2 यहां पे है, मतलब एक सॉल्यूशन के अंदर है और एक रोड पे। अब ऐसा समझ सकते हैं कि रोड पे भी पॉजिटिव चार्ज है और हमारे Cu+2 जो उसने भी पॉजिटिव चार्ज कटान बना लिया, तो उसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या होगा, रिपल्शन होगा, ये एक दूसरे से क्या करेंगे, भागेंगे भागेंगे भागेंगे, कौन, Cu+2 आयन भागेंगे। अब ये भाग के कहां कूद जाएंगे, ये कूद जाएंगे सॉल्यूशन में, ठीक है। अब जो सॉल्यूशन में कूदेंगे तो इनके साथ में इंप्योरिटीज भी कूदेगी, तो एनोड से जो इंप्योरिटीज निकली है उसको बोल दिया एनोड मड। क्या बोल दिया, एनोड मड। मड मतलब इंप्योरिटी, कहां से आई थी, एनोड से, तो एनोड मड। क्लियर, बहुत आसान, एनोड मड, ठीक है। अब होगा क्या कि Cu+2 बहुत सारे हो जाएंगे ना, कहां पे हो जाएंगे, सॉल्यूशन में। अब स्टेबिलिटी तो चाहिए, ये देखेंगे कि कैथोड पे इलेक्ट्रॉन है भैया, यहाँ पे 2-2 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, तो ये जाएंगे कैथोड पे। कहां जाएंगे, कैथोड पे। और कैथोड पे हमको पता है
क्या होता है? रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस, तो रिडक्शन का मतलब गेन। तो Cu+2 जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना लेंगे? Cu। इसे वापस से Cu+2 जो है 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना लेंगे? Cu। तो हम क्या देखेंगे कि हमारी ये वाली जो रोड है वो धीरे धीरे पतली होती जा रही है, और ये रोड जो है धीरे 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 नहीं गाना नहीं गाना है, धीरे धीरे से ये रोड जो है क्या हो जाएगी? मोटी होती जाएगी। क्यों? क्योंकि Cu+2 यहां से इलेक्ट्रॉन लूज कर करके नीचे जा रहे हैं और नीचे से वापस इलेक्ट्रॉन लेने के लिए कैथोड पे जाते जा रहे हैं। अल्टीमेटली हुआ क्या? Cu से हमारी इंप्योर रोड से इंप्योरिटीज निकलती गई, नीचे जमा होती गई और हमारा मेटल साफ होता गया और इधर जमा होता गया। तो यही तो चाहते थे कि हमारा मेटल जो है साफ हो जाए। तो ये इस तरीके से हुआ। याद वही रखना है, वापस से याद रखना, एनोड जो है इम्प्योर रोड जिसको साफ करना है, कॉपर को क्या था? तो इम्प्योर कॉपर का। कैथोड वही जिसको हमको साफ करना है, तो प्योर कैथोड, तो प्योर कॉपर। और सॉल्ट सॉल्यूशन उसी का जिसको अपने को साफ करना है, तो वापस से Cu को करना था, तो CuSO4 का सॉल्ट सॉल्यूशन यूज किया है। ठीक है, तो यहां हमारी जो है मेटलर्जी खत्म होती है। ठीक है, तो यहां पे हमने मेटलर्जी के चारों स्टेप कर लिए हैं। मेटल मिल चुका है, बहुत बहुत बधाई हो। मेटल साफ सुथरा भी हो चुका है। बाजार में जाओ, बेचो, खाओ, पियो, आराम करो, ऐश करो। ठीक है, तो यहां पे हमारी मेटलर्जी खत्म होती है। ठीक है, अब इस चैप्टर का मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का एक छोटा सा और टॉपिक बचा हुआ है, वो भी अपन देख लेते हैं। उसका नाम है अलॉयज। चलो ठीक है, अगर आपको मेटलर्जी में कोई और डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो, अपन वापस से उसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालेंगे या फिर आपका कमेंट का आंसर जरूर देंगे। ठीक है, तो चलो अलॉय पढ़ते हैं। क्या लिखा है? A alloy is a homogeneous mixture of two or more metals or a metal and a non-metal। क्या बोला है? अलॉय क्या है? मिक्सचर है। किसका? सर मेटल का किसके साथ में? मेटल के साथ, या फिर मेटल का किसके साथ? नॉन मेटल का। मतलब कि सर एक मेटल ले लो, मान लो M1, और इसमें दूसरा मेटल मिला दो M2, तो जो मिक्सचर तैयार होता है उसको नाम देते हैं अलॉय। या फिर एक मेटल ले लो M1, दूसरा मेटल ले लो Nm, नॉन मेटल ले लो Nm, अगर मिक्सचर तैयार होगा तो उसका नाम है अलॉयज। ये लिखा है, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल दिया, स्टील इज अलॉय ऑफ आयरन कार्बन। स्टील को जब हम बनाते हैं तो आयरन कार्बन इसमें डालते हैं। मेरी बात सुनो, पहले हम अलॉइंग कर क्यों रहे? देखो, अलॉय हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हम चाह रहे हैं हमको जो हमारे मेटल की जो प्रॉपर्टीज है वो थोड़ी सी चेंज हो जाए हमारे अकॉर्डिंग। मान लो कि हो सकता है कि मेटल की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा हो, हमको कम करना हो। मेटल जो है करोजन करता हो, हमको उसको करोजन से बचाना हो। एक्स एंड वाई जेड बहुत सारी चीजें हो सकती है, तो वो हमको करना है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं? अलॉय बनाते हैं। इसमें क्या करते हैं? हम दो मेटल का मिक्सचर या फिर एक मेटल एक नॉन मेटल का मिक्सचर जो है बनाकर हम हमारे हिसाब से उसका स्टैंडर्ड तैयार करते हैं, उसको हम बोलते हैं अलॉय। ठीक है, तो मिक्सचर है ये। ठीक है, अब बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं। जनरली इस टॉपिक से ऐसे डेफिनेशन वगैरह नहीं आती, इससे आपके एमसीक्यू में पूछ लेगा वो। 1 नंबर का क्वेश्चन कैसे पूछेगा? आओ, वो पूछेगा कि अलॉय ब्रास इज ए अलॉय ऑफ, तो आपको क्या करना है? आपको देखना है ऑप्शन कॉपर और जिंक, बस कॉपर एंड जिंक, वहीं पे टिक करके आगे भाग जाओ दूसरे क्वेश्चन पे। ठीक है, ये परसेंटेज दिया हुआ है, लेकिन अपने को इतना नहीं याद रखना कि 60%, 40%, ये वेरिएबल है, चेंज होता है। ठीक है, तो हमको इतना नहीं ध्यान रखना, हमको बस ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट जो है यूज किए जा रहे हैं हमारे मिक्सचर को बनाने के लिए, हमारे अलॉय को बनाने के लिए। ठीक है, अब जैसे आ गया आपका ब्रोंज। ब्रोंज में हमको दिया हुआ है कॉपर 75 से 80% और जिंक 20 से 25%। तो बस आपको बस यही ध्यान रखना है कि कॉपर अगर जिंक रहेगा तो हमारे बस इससे अलॉय बनके तैयार हो जाएगा। हमको हमारे इस परसेंटेज से कोई काम नहीं, क्योंकि अगर आपका परसेंटेज याद रख लगोगे तो वो वेरिएबल होता है, वो हमारे हिसाब से चेंज कर लिया जाता है बाद में। ठीक है, तो बस अगर पूछ ले जाए स्टील तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि हमसे जनरली इसमें सीबीएसई में सिर्फ 1 नंबर का आपसे क्वेश्चन पूछेगा, तो आप ऑप्शन ढूंढो और आगे बढ़ जाओ। ठीक है, तो ये, तो आप इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि जैसे ब्रास है उसमें कौन सा होगा, ब्रोंज है उसमें कौन सा होगा, इसमें स्टील में कौन सा होगा ये। और इसके आगे अपन ने एक और टेबल दी हुई है, इसमें जैसे अर्लिको है तो इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, ड्यूरालिम में कौन से होते हैं और निकल स्टील में कौन से होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये है अपने अलॉयज। अब एक छोटा सा टॉपिक और होता है अपने मेटल नॉन मेटल में लास्ट, वो है एक्वा रिजिया। एक्वा
रीजिया, इसको हम बोलते हैं रॉयल वाटर। शायद आप लोगों को किसी ने बताया हो, इसका नाम जो है रॉयल वाटर है, शाही पानी। ऐसा माना जाता है कि जो हमारे जो नोबल मेटल्स हैं, जैसे कि हम अगर मैं रिएक्टिविटी सीरीज में जाता हूं तो कुछ मेटल्स आपने देखे होंगे नीचे वाले, गोल्ड, प्लेटिनम, ठीक है। अब इनकी रिएक्टिविटी क्या है, बहुत कम है, तो ये रिएक्ट नहीं करते, ठीक है। अब राजाओं महाराजाओं की पुराने की जमाने की बात है, तो ऐसा माना जाता था कि उस टाइम पे भी सोना तो बहुत हुआ करता था राजाओं महाराजाओं के पास। इतना सोना क्यों, तो डांस देखने के लिए बोल देते कि जाओ इतना सोना हम दे रहे हैं, ठीक है। अब चोरी चकारी तो उस टाइम पे भी होती थी, तो उस टाइम पे हुआ क्या करता था, उन्होंने एक मिक्सचर तैयार किया दो एसिड्स का। अब एक एसिड में तो इतनी पावर नहीं हो रही थी, तो उन्होंने दो मिक्सचर तैयार किया दो एसिड का, और उन एसिड से वो जो हमारे नोबल मेटल्स हैं, गोल्ड और प्लेटिनम, इनको डिसोल्व कर पा रहे थे। उसी को हम बोलते हैं रॉयल वाटर या फिर एक्वा रीजिया। तो बेसिकली एक्वा रीजिया इज अ मिक्सचर ऑफ HCl एंड HNO3। पूछे आपसे वापस से, ये एक नंबर में ही आएगा तो, कि एक्वा रीजिया इज अ मिक्सचर ऑफ टू एसिड्स, कौन कौन से, HCl एंड HNO3, ठीक है। ये है बस। और आपसे ये भी पूछ सकता है कि इनका रेशियो क्या होता है, ठीक है। तो इसका जो रेशियो होगा वो होगा 3:1, मतलब HCl जो है 75% डाला जाएगा और HNO3 जो है 25% डाला जाएगा। और ये जो हमारा मिक्सचर तैयार होगा इसको बोलते हैं रॉयल वाटर। वापस से पूछा जाए किस लिए काम में आता है, तो हमारे जो नोबल मेटल्स हैं, जो इनकी एक्टिविटी बहुत कम है, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, इनको डिसोल्व करने में काम में आने वाला है। सिंपल, ठीक है। तो बच्चों आज की कहानी बस यहीं तक थी। हमारा जो चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, पूरा का पूरा अपन ने कवर कर लिया है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप चाहें तो बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, हम आपके कमेंट का जवाब देंगे। और अगर कोई टॉपिक भी रह गया हो, वैसे मेरे हिसाब से पूरा जो अपन ने टॉपिक कवर कर लिया है, हर चैप्टर को, हर टॉपिक को अपने डिटेल में किया है। फिर भी आपकी कोई डिमांड हो तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हो। बाकी बने रहिए रेजोनेंस इंदौर के साथ में। मिलते हैं अपन अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड टाटा बाय बाय।